Hello to all, please subscribe the channel and press the bell icon for more video updates. Today is 14 September of 2020 and it's a Monday today. चलिए आज एनालिसिस शुरू करने से पहले कुछ क्वेश्चंस बोल लेते हैं, आप उनका जवाब कमेंट सेक्शन में दें। जैसे पहला क्वेश्चन है, आर्टिकल 1021 क्या होता है? आर्टिकल 1021 क्या होता है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। दूसरा क्वेश्चन होता है, आर्टिकल 1022 क्या होता है? आर्टिकल 1022 क्या होता है? इन दोनों के बारे में बताएं, ये क्या क्या डिफाइन करते हैं दोनों। और तीसरा क्वेश्चन है, सेबी जो है वो कब फॉर्म किया गया था? सेबी स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कब फॉर्म किया गया था, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। इन तीनों क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट सेक्शन में दें और प्लीज़ जो कोई वीडियो देखे प्लीज़ कमेंट जरूर करें, और हर कोई कमेंट जरूर करे जो वीडियो देखे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहाँ पर आपको सारे पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। साथ ही साथ आपको क्या कहते हैं, यहाँ पे शाम को क्विज भी मिल जाएगा, जहाँ पे आपने चेक भी कर सकते हैं कितने क्विज़ेज़ आपके सही हो रहे हैं, इसको अच्छे बना सकते हैं। आप क्या कहते हैं, अपने फ्रेंड के साथ खेल सकते हैं, ऐसा क्या कहते हैं कि कितने क्विज सही हो रहे हैं। इस तरह से आप क्या कहते हैं अपनी नॉलेज भी बढ़ा सकते हैं। चलिए आज की एनालिसिस शुरू करते हैं। पहली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। पहली न्यूज़ आती है, स्टेटस क्यू ऑन एलएसी आफ्टर जयशंकर वैंग मीट। जो अभी फॉरेन मिनिस्टर जो दोनों क्या कहते हैं, हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है एस जयशंकर और जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वैंग, उनके बीच में जो मीट हुई थी, अभी जो बातें मीटिंग हुई थी, उसके बाद क्या कहते हैं एलएसी पे कहते हैं स्टेटस क्यू एंड हो गया है। क्या कहते हैं, जो जो जितने भी ट्रूप्स थे वो अपनी पोजीशन, उनमें कोई चेंजमेंट नहीं आया है। चाइनीज़ के ट्रूप्स में उनकी कोई पोजीशन चेंज नहीं हुई है, तो इसमें ये वही बात की गई है। इसमें वही कहा गया है कि द साउथ बैंक विटनेस फायरिंग ऑन अगस्त 30, जैसे कि अगस्त 30 को और सितंबर 7 को द फर्स्ट टाइम सिंस 1975 के बाद वहाँ पर फायरिंग हुई है इतनी ज़्यादा एलएसी में। इसमें ये भी लिखा, द डेट्स एंड एजेंडा फॉर द रिजम्पशन ऑफ द कॉर्प्स कमांडर लेवल टॉक्स, द हाईएस्ट लेवल ऑफ मिलिट्री लेवल डायलॉग बिटवीन इंडिया एंड चाइना। अभी जो कॉर्प्स कमांडर लेवल टॉक्स होनी है जो इंडिया और चाइना के बीच में, वो अभी उसकी डेट्स अभी कोई और उसका एजेंडा कोई डिसाइड नहीं है, लेकिन वो भी होगी। क्या कहते हैं, स्टेटस को बनाने के लिए जो पहला कंडीशन थी इंडिया चाइना की बॉर्डर पे, वो फिर से बनाने के लिए ये दोनों बातें ये कहते हैं ये मीटिंग होना जरूरी है। चलिए हम लोग देख लेते हैं पैंगोंग टिशू को। पैंगोंग टिशू को हम लोग देख लेते हैं। पैंगोंग टिशू लेक जो है उसको देख लेते हैं अलग से। पैंगोंग टिशू लेक, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? ये एक नैरो डीप लैंडलॉक्ड लेक है जो एट अ हाइट ऑफ 14,000 फीट लद्दाख में पड़ती है। ये 135 किलोमीटर स्ट्रेच इसका है, और इसका जो 45 किलोमीटर स्ट्रेच है वो इंडिया में आता है और 90 किलोमीटर चाइना के कंट्रोल में। ये जो द ब्रैकिश वाटर जो है लेक है, ये फ्रीज कर जाती है विंटर में, और एक आइडियल है आइस स्केटिंग और पोलो के लिए। आप देख सकते हैं इस फोटो में, जैसे ये है पैंगोंग टिशू लेक, ये हो गया चाइनीज पोस्ट, ये हो गया इंडिया पोस्ट। ये जो क्लैश पॉइंट है यही 15 अगस्त पे क्लैश हुआ था। और क्या कहते हैं, ये लद्दाख एरिया का पूरा है, ये जो इसको बड़ा करके बताया गया है, जिस पूरा एरिया को जहाँ पे ये देखिए बॉर्डर पोस्ट दे सकते हैं। अब ये लाइन दे सकते हैं जो इंडिया का बॉर्डर पोस्ट बनाती है कि इंडिया क्लेम करता है ये फिंगर 8 वाला, ये है फिंगर 8 एरिया, ये है जहाँ पे इंडिया क्लेम करता है कि यहाँ से बॉर्डर चालू होता है, और चाइना क्लेम करता है यहाँ से बॉर्डर चालू होता है। तो जो डिफरेंट डिफरेंट हमारी क्या एक डिस्प्यूट टाइप का है बाउंड्री के लिए, तो वो अलग अलग है इंडिया चाइना का। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। अगली न्यूज़ आती है, 85 to 90% अटेंडेंस एज नीट। एनटीए का कहना है कि जो 85 to 90% अटेंडेंस है नीट में, जो कल से पेपर चालू है नीट के, तो उसमें बताया गया कि एनटीए ने कहा कि अटेंडेंस काफ़ी अच्छी है, 85 to 90% बच्चों ने पेपर लिया है। तो जैसे हम लोग देख रहे थे कि बच्चे मांग कर रहे थे कि कैंसिल कर देना चाहिए एग्ज़ाम, तो उसको देखते हुए काफ़ी ज़्यादा बच्चों ने एग्ज़ाम लिया है, क्योंकि एज क्या कहते हैं कि ऐसा एनटीए का कहना है, आप क्या सच्चाई है उसमें क्या जाने, लेकिन बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा पेपर लिया है, इसमें वही बात की गई है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं, मानसून सेशन सेट फॉर स्टॉर्मी स्टार्ट की। जैसे मानसून सेशन चालू होने वाला है पार्लियामेंट में, तो इसमें यही लिखा है कि द मानसून सेशन ऑफ पार्लियामेंट डिले किया गया था कोविड-19 पैंडेमिक के कारण, क्योंकि वो मंडे से उस पूरी सेफ्टी प्रोटोकॉल के साथ क्या कहते हैं चालू किया जा रहा है। इसमें ये भी लिखा है कि द 18 डे जो सेशन होगा एक्सपेक्टेड टू बी स्टॉर्मी, क्योंकि अपोजिशन पूरी तरह से तैयार है गवर्नमेंट को कॉर्नर करने के लिए। जैसे इंडिया चाइना बॉर्डर इशू हो गया, पैंडेमिक इशू हो गया, जो
द नेमिंग ऑफ सीनियर लेफ्ट लीडर्स एज को कॉन्स्पिरेटर्स इन द दिल्ली रॉयट। जो सीनियर जो लेफ्ट लीडर्स थे उनको को कॉन्स्पिरेटर्स बताया जा रहा है, जो क्या कहते हैं साजिश करता बताया जा रहा है, जो दिल्ली रॉयट्स में थे। तो उसको देखते हुए अपोजिशन कहते हैं गवर्नमेंट को इस पर घेर सकता है। तो वही बात इसमें की गई और ये भी देखा गया है कि इसमें क्वेश्चन आर नहीं होगा, क्वेश्चन आर को रिमूव कर दिया गया है और सिर्फ 30 मिनट का 0 आवर भी होगा एमपीज के लिए इशू रेस करने के लिए। तो देखना है, हम लोग इसको अलग से देख लेते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और क्वेश्चन आर 0 आवर। सीट्स इन लोकसभा करंटली लोकसभा में 543 मेंबर्स है, 533 स्टेट्स और 13 यूनियन टेरिटरी से लोकसभा में इलेक्ट किए गए। जो क्या कहते हैं इसमें 543 मेंबर्स इलेक्ट होते हैं, 2 मेंबर्स जो होते हैं वो नॉमिनेट किए जाते हैं, 2 मेंबर्स ऑफ दिस कम्युनिटी इन लोकसभा। और क्या कहते हैं दो नो मेंबर ऑफ द एंग्लो, इस बार क्या कहते हैं इस बार कोई एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का कोई नहीं है, जो क्या कहते हैं हर बार प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है दो क्या कहते हैं एंग्लो इंडियंस को। तो इसमें वही भी दिया गया मीनिंग एंड हिस्ट्री ऑफ एंग्लो इंडियंस इन इंडिया, क्या हिस्ट्री है क्या कहते हैं एंग्लो इंडियंस की। एज पर आर्टिकल 366 जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है वो बताता है कि एंग्लो इंडियंस कंसीडर टू बी समवन जो लेता है हु लिव्स इन इंडिया हुज फादर ऑफ, जो उसके फादर वादर है वो यूरोपियन लाइनेज के हैं। दिस टर्म इज मेनली यूज फॉर ब्रिटिश पीपल, जो ब्रिटिश पीपल होते हैं उनके लिए मेनली एंग्लो इंडियंस वर्ड यूज किया जाता है। एंग्लो इंडियन टर्म यूज किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा ही इसे डिफाइन किया गया था। तो जब हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो इसको भी अपना पार्ट बना लिया था। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो था उसमें ये बनाया गया था एंग्लो इंडियंस। अब चलिए देख लेते हैं राज्यसभा को। राज्यसभा सेकंड चैम्बर होता है इंडियन पार्लियामेंट का। ट्रेसेस विद मोंगटू चेल्सफॉर्म रिफॉर्म्स होते हैं 1990, उसके तर्ज पे से बनाया गया था। राज्यसभा इज द सेकंड चैम्बर ऑफ द पार्लियामेंट, ये सेकंड चैम्बर होता है पार्लियामेंट का। ये कई इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एक परमानेंट हाउस भी होता है और एक ऑफर करता है डिग्री ऑफ कॉन्टिन्यूटी इन द अंडरलाइंग प्रोसेस ऑफ लॉज पास बाय द पार्लियामेंट। अलॉन्ग विद राज्यसभा क्या कहते हैं अलॉन्ग विद दिस राज्यसभा एक इंस्टीट्यूशनलाइज द फेडरल प्रिंसिपल ऑफ पावर शेयरिंग बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। ये एक फेडरल प्रिंसिपल भी है पावर शेयरिंग सेंटर और स्टेट के बीच में कि पावर शेयरिंग हो रही है कि नहीं, उसको भी ध्यान देता है। इसमें 245 सीट्स होते हैं, 233 मेंबर्स स्टेट से आते हैं और 12 मेंबर्स स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी से आते हैं, 12 मेंबर्स प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं किसी इंपॉर्टेंट फील्ड्स के, कि जो कोई फेमस पीपल्स हो गए, जैसे हमने देखा था राज्यसभा में सचिन तेंदुलकर, रेखा। तो इस तरह की कई कई हर साल 12 मेंबर्स जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स के आते हैं। जो 12 मेंबर्स होते हैं वो उनमें एक्सपर्ट होते हैं। इनका रोल क्या होता है, सेफ्टी वैल्यू ऑफ इंडियाज फेडरल पॉलिटी, इंडियाज फेडरल पॉलिटी को सेफ वेल प्रोवाइड करना, बाई कैमरलिज्म प्रोवाइड करना, वाइल चेक्स एंड बैलेंसेस हो, जब चेक्स एंड बैलेंस हो तो एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव और जुडिशरी का एक बैलेंस है उसको बनाए रखने के लिए। स्पेशल और पावर्स ऑफ राज्यसभा क्या होती है, इसके पास कई स्पेशल पावर होती है, जैसे पावर टू ट्रांसफर सब्जेक्ट फ्रॉम स्टेट लिस्ट टू यूनियन लिस्ट की स्पेसिफाइड पीरियड में। आर्टिकल 249 डिफाइन करता है कि उनके पास पावर होती है राज्यसभा के पास, वो स्टेट लिस्ट से किसी भी सब्जेक्ट को यूनियन लिस्ट में भेज सकते हैं। टू क्रिएट एडिशनल इंडियन सर्विसेज की एडिशनल इंडियन सर्विसेज, ऑल इंडिया सर्विसेज क्या कहते हैं जितनी, जैसे हम जानते हैं कि 3 ऐसा होता है ऑल इंडिया सर्विसेज, IAS, IPS और IFS। तो इसको ऑल इंडिया सर्विसेज को बढ़ाने के लिए भी आर्टिकल 312 राज्यसभा को पावर देता है कि वो बढ़ा सकता है, एक एडिशनल जोड़ सकता है। क्या कहते हैं इंडोर्स इमरजेंसी लगाने के लिए आर्टिकल 352 के तहत लोकसभा इज लिमिटेड फॉर व्हेन द लोकसभा रिमेन डिसॉल्व, जब लोकसभा डिसॉल्व होती है तो उस वक्त आर्टिकल 352 के द्वारा राज्यसभा इमरजेंसी लगा सकता है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन आर और 0 आवर। जैसे हम जाते हैं ये न्यूज़ में इसलिए है कि क्वेश्चन आर जैसे रिमूव कर दिया गया और 30 मिनट का सिर्फ 0 आवर रखा गया है, तो इसलिए इसको न्यूज़ में। तो देख लेते हैं क्वेश्चन आर क्या होता है। क्वेश्चन आवर होता है द फर्स्ट आवर ऑफ एवरी पार्लियामेंट्री सिटिंग, जो पहला घंटा होता है पार्लियामेंट्री सिटिंग का उसे क्वेश्चन आवर कहा जाता है। ये क्या कहते हैं क्वेश्चन आवर होता है वो राज्यसभा में होता है 11 AM to 12 नून तक। इसमें इस 1 आवर में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं वो क्वेश्चन आस्क करते हैं मिनिस्टर्स से और देखते हैं कि कितना ज़्यादा अकाउंटेबल है मिनिस्टर, जो फंक्शनिंग हो रही है उसकी मिनिस्ट्री के द्वारा या जो गवर्नमेंट है उससे क्वेश्चन किया जाता है कि आपकी रूलिंग में कितना कहते हैं इतनी दिक्कतें क्यों है, क्वेश्चन राइज होते हैं, ये क्वेश्चन घेरा जाता है गवर्नमेंट को इसमें मेनली क्वेश्चन आर। क्वेश्चन ऑल्सो क्या कहते हैं आस्क टू द प्राइवेट मेंबर से भी पूछे जाते हैं। द प्रेसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस जो होता है राज्यसभा और लोकसभा का आर द फाइनल अथॉरिटी विद रिस्पेक्ट टू द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन, जो क्या कहते हैं
प्रेसिडिंग ऑफिसर होता है। प्रेसिडिंग ऑफिसर मतलब कि जैसे प्रेसिडिंग ऑफिसर लोकसभा का कौन हुआ, लोकसभा का प्रेसिडिंग ऑफिसर हो गया स्पीकर, वैसे ही प्रेसिडिंग ऑफिसर राज्यसभा का कौन हुआ, चेयरमैन। तो ये होते हैं प्रेसिडिंग ऑफिसर, जो पूरी कहते हैं उनकी कंडक्टिंग कराते हैं, जो ये मीटिंग सेशंस होते हैं पार्लियामेंट सेशन उनको कंडक्ट करवाते हैं। काइंड्स ऑफ क्वेश्चन जैसे स्टार्ट क्वेश्चन हो गए, अनस्टार्ट क्वेश्चन हो गए, फिर शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, ये होता है। जब व्हेन द प्रेसिडेंट एड्रेसेस पीएम्स, जब प्रेसिडेंट एड्रेस करता है पीएम्स को अब दोनों हाउसेस से, तो प्रेसिडेंट स्पीच टेक प्लेस एट द बिगिनिंग ऑफ ना एवरी न्यू लोकसभा। जब न्यू लोकसभा बनती है तब प्रेसिडेंट स्पीच होती है फर्स्ट डे ऑफ द एवरी पार्लियामेंट ईयर। पार्लियामेंट ईयर जो पहला होता है हर साल का, उसके पहले दिन क्या कहते हैं प्रेसिडेंट स्पीच होती है। तो ऑन द डे द फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट्स द बजट, जिस दिन फाइनेंस मिनिस्टर अपना बजट पेश करता है। जीरो आर क्या होता है, जीरो आर होता है एक इंडियन पार्लियामेंट्री इनोवेशन है। ये पार्लियामेंट्री रूल्स बुक्स में मेंशन नहीं है, लेकिन इसमें भी पीएम्स अपने क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। ये होगा क्या कहते हैं इस बार मानसून सेशन में क्वेश्चन आर को रिमूव किया गया है, जी क्या कहते हैं जीरो आर होगा। अदर वर्ड्स में कह सकते हैं ये टाइम गैप है क्वेश्चन आर और इसका एजेंडा है। ये क्वेश्चन आर के बीच में जो टाइम गैप होता है उसको बनाए रखने के लिए ये जीरो आर होता है कि उसमें क्वेश्चन एमपीज जो होते हैं वहाँ के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट वो क्वेश्चन इसमें अराइज कर सकते हैं। हमने 70 साल से देख रहे हैं कि जो एमपीज होते हैं सक्सेसफुली यूज द पार्लियामेंट्री डिवाइस ऑफ क्वेश्चन आर, कि वो पूरी तरह से उन्होंने क्वेश्चन आर को अच्छी तरह से यूज़ किया है। और हमने देखा है कि क्वेश्चन आर का ये सस्पेंशन अपोजिशन को अच्छा नहीं लगेगा, वो जीरो आर में जरूर क्वेश्चन राइज करेंगे कि ये क्वेश्चन आर को क्यों रिमूव किया गया है। ये पक्का देखने को मिलेगा इस सेटिंग्स में। वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है कि सिंस द गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल टू द पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स मीन टू होल्ड द गवर्नमेंट अकाउंटेबल, की पूरी तरह से जो पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स होगी पूरी तरह से गवर्नमेंट को अकाउंटेबल मानती है किसी भी वर्क के लिए। ये क्वेश्चन आर भी उन्हीं के कारण रिमूव हुआ होगा, ऐसा अपोजिशन मानती है और मानना भी चाहिए, क्योंकि जितनी भी पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स होंगी उनमें जो गवर्नमेंट इन रूल है वही पूरी तरह से इन पावर होती है, अकाउंटेबल होती है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। पहला एडिटोरियल आता है इसका, द सेकंड चेयर, कि जैसे हमने देखा है कन्वेंशन ऑफ इलेक्टिंग द डिप्टी स्पीकर फ्रॉम द अपोजिशन शुड बी अपहेल्ड, कि जैसे हम जानते हैं कि अब डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन होने वाला है। ये मोर देन अ ईयर आफ्टर द 17th लोकसभा, जब 17th लोकसभा कॉन्स्टिट्यूट हुई थी 1 साल से ज़्यादा हो गए जब डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन नहीं हुआ। तो अब डिप्टी स्पीकर की जो पोस्ट है वो वेकेंट है, तो इसलिए इलेक्शन होने वाला है। तो इसमें पूरी वही बात की गई डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन के बारे में, कि अपोजिशन से कौन डिप्टी स्पीकर बनेगा इसके बारे में। इसमें ये भी लिखा है द अनयूजुअल सिचुएशन इज द स्पॉटलाइट मानसून सेशन, जैसे मानसून सेशन जो चालू होने वाला है आज से, और राज्यसभा का शेड्यूल्ड है डेप्यूटी की डेप्यूटी चेयरमैन को भी अपॉइंट करना है वहाँ पे भी। तो इस तरह से कैसे अपॉइंटमेंट होता है वो देखने को है। इसमें पूरी न्यूज़ में यही बात की गई है कि कौन अपॉइंट हो सकता है। चलिए अगला एडिटोरियल देखते हैं, द लॉन्ग हॉल अहेड, कि लॉन्ग और हॉल अहेड क्या होता है, कि डिमांड सपोर्टिव फिशल पॉलिसी अलोंग कैन एंड द लॉकडाउन इंड्यूस स्लोडाउन की। इसमें बात की गई जो फिशल पॉलिसी जो आईआईपी इंडेक्स इंडस्ट्रियल पॉपुलेशन वो होता है, उसमें बताया गया था कि कहते हैं जो डिमांड सपोर्टिव फिशल पॉलिसी जो फिशल पॉलिसीज़ हैं हमारी, वो इस लॉकडाउन के कारण काफ़ी ज़्यादा स्लो हुआ था हमारी इकोनॉमी रेट, और इसी के कारण हमारा इतना ज़्यादा इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट हुई थी। तो डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में कितना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट आया था, उसके कारण पूरी हमारी इकोनॉमी डाउन हुई थी, कॉन्ट्रैक्ट कर गई थी, पूरी तरह से फॉल हो गई थी इकोनॉमी हमारी। तो धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहा है, जैसे कुछ कुछ एरियाज़ में इम्प्रूव किया है, कुछ सेक्टर्स में जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गया, एग्रीकल्चर सेक्टर्स हो गया। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जैसे 2.5% था जुलाई में, और जून में 10% था। तो धीरे धीरे वो जो फॉल था वो कम हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन था वो रिमूव कम हो रहा है। ऐसे ही जो फार्मास्यूटिकल्स में थे उनमें भी 22% का जुलाई में क्लाइंब आया है। तो एक्सपेंशन हुआ 1.8% जुलाई अप्रैल टू जुलाई में। तो देखना है कि धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आ रहा है। चलिए अगला एडिटोरियल आता है, इन एलएसी टॉक फ्रॉम पीस टू कॉन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन, की इसमें पूरे एडिटोरियल में बताया गया कि पहले पीस जो हमारी स्टेटस को थी पहले, वो पूरी तरह से नॉर्मल थी, इंडिया चाइना के बीच में नॉर्मल कंडीशन थे, बॉर्डर एग्रीमेंट्स जो थे उसी के तहत चल रहे थे। ये धीरे धीरे लेकिन पीस से कॉन्फ्लिक्ट कैसे चेंज हुआ इसको देखना है। तो इसमें यही बात की गई एग्रीमेंट्स ऑफ द ईयर। पहला एग्रीमेंट जो पास हुआ था इंडिया चाइना के वो 1993 में पास हुआ था, जिसमें कहा गया कि इंडिया शुड नॉट हैव एक्सेप्टेड द टर्म एलएसी इन दिस एग्रीमेंट एज देयर वाज नो क्लैरिटी एज टू वेयर द लाइन ले ऑन द ग्राउंड, की उस वक्त कोई क्लैरिटी नहीं थी कि
पहले की इंडिया कहाँ पे लाइन है, कहाँ पे एलएसी है, ये कोई एक पूरी तरह से क्लीन क्या कहते हैं, एक पूरी तरह से विजन नहीं था कि कहाँ पे लाइन है एलएसी की। 1962 के वॉर के बाद जब इंडिया चाइना बॉर्डर बनाया गया था एलएसी, तो दोनों तरफ से बहुत तरह से लूजली तरह से देखा गया था। इसी तरह से वो पूरी क्लीन नहीं हो पाया था कि कहाँ पे लाइन बननी चाहिए। और फिर जब राजीव गांधी थे हमारे प्राइम मिनिस्टर, तो वो बीजिंग गए थे, तो उन्होंने वहाँ पे क्या कहते हैं कई बातें की इस डिस्प्यूट को कंट्रोल करने के लिए। उन्होंने आफ्टर दिस विजिट 1988 में उन्होंने एक वर्किंग ग्रुप की बात की गई थी, जिसमें नंबर ऑफ ड्राफ्ट्स बनेंगे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स पे अलॉन्ग एलएसी। फिर 1993 एग्रीमेंट में फॉर्मलाइज किया गया एलएसी कॉन्सेप्ट, जिसमें स्टैंडिंग जो होती है उसको ख़त्म करने की बात की गई थी। एग्रीमेंट पास हुआ, च्यूट किया गया यूजेस ऑफ फोर्स टू सेटल द बाउंड्री इशू, जो बाउंड्री इशू है उसको ख़त्म करने की बात की गई। फिर 1996 में एग्रीमेंट पास हुआ गवर्नमेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ द पीपल्स लिबरेशन आर्मी जो है गवर्नमेंट ऑफ द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स पे कि मिलिट्री फील्ड जो लेसी पे होती है इंडिया चाइना बॉर्डर उसको कंट्रोल करने के लिए। इसे कहा गया था रिड्यूसिंग और लिमिटिंग मिलिट्री फोर्सेस को, कि रिड्यूस करने या लिमिटिंग मिलिट्री फोर्सेस करने को, जिससे मिनिमम लेवल्स रहे, और लिमिटिंग द डिप्लॉयमेंट ऑफ मेजर आर्मीज जैसे टैंक्स आर्टिलरी जो वहाँ पे रहते हैं उसको ख़त्म करने के लिए वहाँ कम रहे, जिससे दिक्कत ना हो किसी को। इस प्रोटोकॉल में ये भी कहा गया था जो मैकेनिज्म है बॉर्डर मीटिंग पॉइंट्स का उसको भी एक्सचेंज किया जाए दोनों मिलिट्रीज के बीच में, और कोई रिडक्शन उसमें नहीं था कि मिलिट्री फोर्सेस को कम किया जाए कि नहीं। एग्रीमेंट फिर पास हुआ था एलएसी में कि मिनिमाइज किया जाए नाइदर सीरियसली डिस्कस नॉर इम्प्लीमेंटेड। बात हुई थी बस कि इम्प्लीमेंट किया जाए कि कम फोर्सेज रहे दोनों आर्मी की। फिर हमने देखा कि इन द डेप्सेंग इंट्रूजन इन द 2013 कि अटेम्प्टेड इंट्रूजन एट द चुमार जो 2014 में क्या कहते हैं फिर से इन चाइनीज आर्मी इंडिया में आने की कोशिश की थी इन बिटवीन डेप्सांग एंड चुमार। दोनों कंट्रीज ने बॉर्डर डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन किया था, एग्रीमेंट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, कि बॉर्डर डिफेंस कोऑपरेशन के बीच में कि दोनों तरफ से एक कोऑपरेशन रहे, तभी हम बढ़ सकते हैं आगे, हमारा ये डिस्प्यूट खत्म हो सकता है। रियलिटी में देखो तो ये 5 पॉइंटेड कॉन्सेप्ट्स अराइव्ड एट इन द रीजन मीटिंग की, जो 5 पॉइंट में पूरी तरह से ये मीटिंग कंक्लूड की थी जो अभी फॉरेन मिनिस्टर्स के बीच में हुई, जिसमें एक कंक्लूड न्यू कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स बनाने की भी बात की गई, जिसमें मेंटेन एंड एनहेंस पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, बॉर्डर एरियाज में एक पीस तरह से रहे, शांति रहे, कोई इस तरह का स्टैंड ऑफ ना हो, इतनी फायरिंग ना हो, इसको रोकने की इस पूरी तरह से इस कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स में बात हुई थी। एक गुड स्टेप हो सकता है इस तरह के जो हमारा स्टेटस को एंड था हमारा पहला मई से पहले उसको बनाए रखने की ये एक इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम हो सकता है। चलिए अगला एडिटोरियल देख अगला एडिटोरियल आता है कोरोना वायरस फियर्स प्री कॉन्सेप्शन एडवाइस की। जैसे हमने देखा है विद वाइड स्प्रेड कम्युनिटी ट्रांसमिशन वुमेन्स जो होती हैं वो मैक्सिमम रिस्क इस वक्त सह रही है क्योंकि हेल्थ एडवाइजरी एसेंशियल का ऐसा कहना है। इसमें वही बात की जैसे हमने देखा कि WHO हो गया और ICMR हो गया, उन्होंने प्रोवाइड किया एक गाइडलाइंस टू एड्रेस दिस इशू, इस इशू को जो वुमेन्स के ऊपर मैक्सिमम रिस्क इस वक्त डिफाइन होता है, तो उसको इशू को डिफाइन करने के लिए उन्होंने कई गाइडलाइंस बनाई है। इसको हम लोग पहले देख लेते हैं WHO और ICMR को, फिर आगे का एडिटोरियल देखेंगे। WHO एक स्पेशलाइज एजेंसी यूनाइटेड नेशन की जो रिस्पॉन्सिबल होती है इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ की। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है। इसके 6 सेमी ऑटोनोमस रीजनल ऑफिस भी हैं और 150 फील्ड ऑफिस भी हैं पूरे दुनिया में। ये देख सकते हैं आप, इसे WHO है, ये फॉर्म किया गया था 7 अप्रैल 1948 को। यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज एजेंसी है और ये इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में। अब देखते हैं ICMR को। ICMR एक एपेक्स बॉडी है जो कहते हैं फॉर्मुलेशन कोऑर्डिनेशन और प्रमोशन ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च देखती है। ये फंड की जाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा अंडर डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के। इसके 26 नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं जो डिजीजेज लाइक ट्यूबरक्लोसिस हो गया, लेप्रोसी, कॉलरा, डायरियल डिसीजेज, वायरल डिसीजेज हो गए, एड्स, मलेरिया, काला आजार, वेक्टर कंट्रोल। इसके 6 रीजनल इंस्टीट्यूट्स भी हैं जो जो रीजनल हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं उनको कंट्रोल करने के लिए वर्क करते हैं। इसके जो इस काउंसिल का जो मेन प्रायोरिटी होती है, हमेशा प्रायोरिटी लिस्ट में जो रहता है वो नेशनल हेल्थ प्रायोरिटीज होती है, जैसे कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट ऑफ कम्युनिकेबल डिसीजेज जो पहले था हमारे, इस वक्त तो कोरोना इसकी मेन प्रायोरिटी, लेकिन पहले जो कम्युनिकेबल डिसीजेज होती थी या फर्टिलिटी कंट्रोल, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ प्रॉब्लम के कारण जो दिक्कतें आ रही उसके लिए ये मेनली वर्क करते थे।
इनका मेन प्रायोरिटी लिस्ट में ये रहता था। चलिए देख लेते हैं एडिटोरियल को। तो इसमें लिखा है कि ऑल अवेलेबल गाइडलाइंस आर साइलेंट ऑन दिस इशू। इज देयर नीड फॉर एक्सरसाइजिंग अ चॉइस ऑफ टाइमिंग फॉर प्रेगनेंसी की। ये जैसे इस गाइडलाइन से पूरा बताया गया है कि पहले गाइडलाइंस नहीं आई थी, तो उसमें कह रहा जा रहा था कि क्या जो वुमेन्स को दिक्कतें हो रही हैं इस दिक्कत में, इस कोरोना वायरस की दिक्कत में, जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं उनको दिक्कतें हो रही हैं अपनी डिलीवरी में, तो उस तरह की बात इसमें की गई कि कितना रिस्क है उनको, कितना रिस्क, कैसे उनका रिस्क कंट्रोल किया जा सकता है। इसमें वही कहा गया कि COVID-19 causes COVID-19 has a viral predator for the cells that form the inner lining of blood vessel। कि जो कोरोना होता है वो एक इनर लाइनिंग ब्लड वेसल्स के अंदर बना लेता है, जिसके कारण ऑर्गन जो होते हैं वो लार्ज नंबर ऑफ ब्लड वेसल्स आर पार्टिकुलर रिस्क। जो लार्ज नंबर ऑफ जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं वो ज़्यादा रिस्क में आ जाते हैं, जिसके कारण जो प्रेगनेंसी में है वो काफ़ी ज़्यादा एक सोर्स ऑफ नरिशमेंट हो जाता है ग्रोइंग फोर्टेस का, जिससे हाईली वास्कुलर होता है, जिसके कारण जो मदर इन्फेक्टेड क्लोज टू द टाइम ऑफ डिलीवरी द वायरस कैन इन्फेक्ट द प्लेसेंटा, जिसके कारण जो वुमेन्स होते हैं जो प्रेग्नेंट होती हैं ऑन डिलीवरी का समय होता है, तो अगर वो इन्फेक्टेड होती है कोरोना से तो उनके कारण प्लेसेंटा इफेक्ट हो जाता है, जिसके कारण जो न्यू बॉर्न बेबी है वो भी इफेक्ट हो सकता है। तो ICMR जो एक प्रोफेशनल बॉडी उसने कंडक्ट किया एक गाइडलाइन जिसमें बताया गया कि कैसे न्यू बॉर्न बेबीज और जो अनइन्फेक्टेड मदर से रह पाए, कैसे अनइन्फेक्टेड जो मदर्स हैं उनके कारण कोई अगर इन्फेक्ट भी हो जाए तो उनका बच्चा कैसे इफेक्ट ना होना चाहिए कोरोना का, क्योंकि छोटे बच्चों को क्या कहते हैं इसका हार्म ज़्यादा होगा, उनको रिस्क ज़्यादा होता है इस कोरोना का। इसमें ये भी कहा गया इट इज़ टू अर्ली टू से वेदर वायरल इन्फेक्शन ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर विल कॉज कॉन्जेंशियल एबनॉर्मलिटीज बट द पोटेंशियल फॉर सच एन ऑकरेंस इज नहीं, कि ये एबनॉर्मलिटीज बनाएगा लेकिन इसका पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा रियल होगा। इसमें पॉलिसी, इसके लिए पॉलिसी क्या बनाएगी, इफ़ वुमेन अडॉप्ट कॉन्ट्रासेप्शन, कि अगर वुमेन अडॉप्ट करती कॉन्ट्रासेप्शन जिसके कारण दे विल नॉट नीड एंटीनल क्लिनिक विजिट्स, जिसके कारण कि हर कुछ दिन में क्लिनिकल विजिट जो होते हैं उसको रोक कम किया जा सकता है, जिसके कारण जो कॉन्टैक्टेड इन्फेक्शन है वो क्लिनिक में हो जाने से वो कम हो सकता है। लास्ट में इसमें यही कहा गया कि द ICMR एंड गवर्नमेंट ग्लोबली कुड डू वेल टू एक्सेस द सिचुएशन, कि ICMR और जो गवर्नमेंट्स ग्लोबली हैं वो पूरी तरह से एक साथ काम करके इसको कंट्रोल कर सकती है, एक सर्कुलेट कर सकती है एक अप्रोप्रिएट हेल्थ एडवाइजरी। इंडिया के पास चैलेंज है कि अपॉर्चुनिटी ऑफ अडॉप्टिंग दिस पॉलिसी एंड वॉइसिंग इट्स ओपिनियन WHO, कि एक चैलेंज बनाए, एक अपॉर्चुनिटी से समझे इस पॉलिसी को बनाने के लिए, इस पॉलिसी को अडॉप्ट करने के लिए, और एक वॉइस अपनी रेस करे WHO में। इस पूरे एडिटोरियल में यही बात की गई, जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं और जो डिलीवरी के कारण उनको दिक्कतें हो सकती हैं कोरोना कारण, उनका जो न्यू बॉर्न बेबी उसको इफेक्ट हो सकता है कोरोना कारण, तो उसके बारे में पूरा इसमें बात की गई है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है टस्कर फाउंड डेड इन वायनाड फॉरेस्ट। एक मेल एलिफेंट था वो डेड फाउंड किया गया है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा बेगो फॉरेस्ट जो पड़ती है नॉर्थ वायनाड फॉरेस्ट डिवीजन के केरला के। उसमें एस्टिमेट किया गया कि 45 ईयर ओल्ड था। द एलिफेंट डाइड ओइंग टू द सीरियस इंजरीज कॉज्ड बाय द फाइट विद अनदर वन। एक किसी और हाथी के साथ जो मेल एलिफेंट था वो किसी और हाथी के साथ फाइट हुई होगी उसके साथ, उसके कारण उसकी इंजरीज के कारण उसकी डेथ हुई है, ऐसा फॉरेस्ट ऑफिशियल्स का कहना है। इसमें आती है एक वैनाथ फॉरेस्ट, ये कहाँ पड़ती है इसको हम लोग अलग से देख लेते हैं। वैनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये केरला में लोकेटेड है, एक इंटीग्रल पार्ट है नीलगिरी जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसका। ये 1973 में स्टैब्लिश की गई थी। नीलगिरी जो बायोस्फीयर रिजर्व है इसे डिज़ाइन किया गया था, यूनेस्को द्वारा डेजिग्नेट किया गया था एक वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। इसे 2012 में से डेजिग्नेट मिल रहा है। ये अदर जो वाइल्ड लाइफ पार्क हैं जैसे रिजर्व है मुंडूबलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बांदीपुर नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क, मुकुर्ती नेशनल पार्क, साइलेंट वैली, उसकी तरह ये भी वहाँ पे केरला में है। इसका स्प्रेड लगभग 344.44 स्क्वायर किलोमीटर है। ये जो वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये कंसिडर टू बी टाइगर रिजर्व, ये टाइगर रिजर्व भी है नागरहोल की और बांदीपुर ऑफ कर्नाटक एंड मुदुमलाई ऑफ तमिलनाडु की। कबिनी रिवर जो है वो एक ट्रिब्यूटरी है कावेरी रिवर की, जो इस रिवर सेंचुरी से फ्लो करती है। द फॉरेस्ट टाइप ये है साउथ इंडियन मॉइस्ट डिसीडियस फॉरेस्ट, वेस्ट कोस्ट सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट और प्लांटेशन ऑफ टी यूकलिप्टस है। यहाँ पे जैसे जानवर होते हैं कि इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एलिफेंट, गौर, टाइगर, पैंथर, सांबर, स्पॉटेड डियर, ये सारे जो जानवर है ये सब वहाँ पे फाउंड किए जाते हैं। आप देख सकते हैं मैप में ये वायनाड डिस्ट्रिक्ट वायनाड फॉरेस्ट है, वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये केरला रीजन में पड़ती है। जैसे आप देख सकते हैं ये बॉर्डर पे ही है। मैक्सिमम क्या कहते हैं आप देख सकते हैं कि ये
जो वायनाड है ये नीलगिरी बायोस्फीयर पे ही पड़ती है। आपने जैसे मार्क करने सीखा होगा तो वन नीलगिरी फॉरेस्ट भी यहीं पे, नीलगिरी भी बायोस्फीयर रिजर्व भी यहीं पे है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग। थैंक यू वेरी मच। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्लीज़ लाइक बटन जरूर दबाएं। थैंक यू वेरी मच।